वो थोड़ा पता होता है, ठीक है। तो बेसिक पर्पस क्या है रिसर्च का, कि आपको ये जो मैंने डेफिनेशन बताई आपको कि वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। अच्छा, तो हम दो काम करते हैं कि एक तो वक्त के साथ साथ आपको ये जो आपकी डोमेन है इसको नैरो करना है। जब आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, उसका बड़ा सादा सा फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि अगर आप अब अपने टॉपिक को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या मज़ीद नैरो डाउन नहीं कर सकते तो ये आपका टॉपिक फाइनल है। और दूसरी चीज़, जब आपको उस टॉपिक के बारे में हर चीज़ पता है, एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपकी रिसर्च जो है वो कंप्लीट होगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2008 में एक स्टैंडर्ड आया था SVVR के नाम से, ठीक है। ये UML जैसे एक स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से OCL स्टैंडर्ड है, SVVR स्टैंडर्ड है, और भी बहुत ये सारे कंपनी OMG स्टैंड्स फॉर, मुझे पता ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ये दुनिया में कुछ कंपनीज हैं, IEEE है जैसे, OMG है, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है? स्टैंडर्ड कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको पूरी दुनिया में एज इट इज़ फॉलो किया जाता है। हम डॉट भी चेंज नहीं कर सकते, कहीं फुल स्टॉप लगा है ना, फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकते आप। तो ये इतनी स्ट्रिक्ट नहीं। पाँच छोटे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि ये जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, आप किसी भी घर में जाके कि दो से घर भी जाए ना, उसने कहीं मुझे एंड्रॉयड का चार्जर चाहिए, तो वो भी आपको मोबाइल में लग जाएगा। हालांकि 50 डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके डिफरेंट फ़ोन हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, चार्जर एक ही। यहाँ जाएँ, आप लाहौर चले जाएँ, पोको के पास गए लाहौर, उनके पास भी चार्जर होगा, यही होगा। आप UK चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, वहाँ भी अगर आपको एंड्रॉयड का चार्जर मिलेगा तो यही मिलेगा। ऐसा क्यों है? स्टैंडर्ड जो होता है वो पूरी दुनिया में एज इट इज़ फॉलो होता है। ये मैं बता रहा था कि SVVR एक स्टैंडर्ड था जो 2008 में लॉन्च हुआ, और मैं 2009 में मैं अक्टूबर में UK में गया, तकरीबन साल मुझे हुआ था जगह जब ये आया था। तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे इसको पढ़ने पे लगा दिया। ये तकरीबन कोई 500 सवा 500 पेजेस की एक इतना मोटा डॉक्यूमेंट था जो मैंने किया पढ़ने के लिए। तो उसने मुझे कहा कि मैं उसमें से चंद सफ़े पढ़े और कोई 25-30 सफ़े पढ़ लिए मैंने। उसमें जो मुझे कुछ चीज़ें पॉइंट्स नोट किए, मैंने जाके उसको बताई। तो उसने मुझे बताया, उसने मुझसे कहा कि जी आपको इसमें क्या क्या समझ आई। मैंने कुछ चीज़ें बताई उसको जो मुझे समझ आई उसमें। तो मैंने से कहा कि उसने मैं मज़ीद पढ़ती हूँ, फिर मैं उसने बताया डॉक्यूमेंट को, मैं फिर ले आया और फिर पढ़ता रहा। 2-3 हफ्ते फिर गुजर गए, तो कुछ 6 महीने मुझे वो गुजर गए उसके साथ, तो पढ़ते। एक दिन मैंने तंग आ गया, मैंने पूछा अपने सुपरवाइजर, मैंने कहा मुझे ये कितना पढ़ना चाहिए? तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मेरे लिए बड़ी अहम थी। उसने कहा कि तब तक जब तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की आपको ना हो। अगर आपने PhD करनी है टॉपिक में, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी उस टॉपिक पे होनी चाहिए। MS भी मोर और लेस वैसी चाहिए, थोड़ा स्कोप कम होता है MS का, अदरवाइज तकरीबन चीज़ें नहीं। तो ये वो चीज़ है जो हमें MS में ख्याल करते हैं। और दूसरा, MS के PhD की रिसर्च में हमने कोई एटम बम नहीं बनाना होता, ठीक है। जैसे एडिसन ने बल्ब ईजाद किया था, तो आप कहेंगे मैं भी कुछ चीज़ ईजाद करूँगा। अगर आप चीज़ ईजाद करने लग गए ना, बस फिर आपके लगे 10-15-20 साल, फिर बदली होनी कि नहीं होनी, ठीक है। तो एक गिवन पैटर्न है, एक डिफाइंड पैटर्न है, उसको लेके चलना है। उसको लेके चलेंगे तो आप जो डिफाइंड टाइम होता है, MS में 1 साल है आपके पास, 1 से 2 साल का टाइम है, और PhD में 3 से 5 साल का या 4 साल का टाइम है आपके पास। तो वो आप इजीली आप अपनी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो गोरख धंधा क्या होता है तो समझ ना आए। जी, गोरख धंधा क्या होता है?
वो आपने एक उसकी फतेह लिखा कवाली है, तुम एक गोरख धंधा हो, तो उस गोरख धंधा किसको कहते हैं? हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। एक तो छोटी गेम होती है, उसमें बहुत सारे रास्ते बने होते हैं, एक छोटी सी स्टील की बॉल होगी, वो यूं यूं करके तो आपको एक साइड से इसको एंटर करके दूसरी साइड से निकालना है, पूरा रास्ता होता है। और कुछ बड़े बड़े ना ये मैंने देखा है कॉम्पिटिशन होते हैं, वो उसके बनाए थे बाढ़ के उन्होंने, ठीक है। आप उसमें एंटर हो जाए, फिरते रहे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। इधर से जाएंगे तो आगे से रास्ता बंद होगा, फिर वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी इधर से निकल जाएंगे, वो थोड़ी उधर जाएंगे तो उधर से बंद हो जाएगा, फिर वापस आए। फिर तो गोरख धंधा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एस्केप रूट होते हैं 1 या 2, लेकिन उसमें बहुत सारे रास्ते बंद होते हैं, ठीक है। वो कई दफ़ा ऐसे फंसते हैं कि निकल नहीं सकते, तो शाम हो जाती है, फिर वो लेने के लिए आते हैं, आप तो वो जो ये जिस किस्म की अरेंजमेंट होती है, जिसमें भूल भुलैया हों, जिसमें तो ऐसे उस चीज़ को क्या कहते हैं, जिसकी समझ ना आए, जिसकी पता ना चले, तो वो जो जिस सदर की बात की है उसमें बेसिकली फोकस यही है, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है उसको समझना आसान नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो डोमेन है सब्जेक्ट का, वो मैं बता रहा था कि बहुत बड़ी चीज़ बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको छोटी सी छोटी चीज़ पे काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि जी आप थीसिस स्टार्ट करने वाले वेरी सून इन अ मंथ और 2 और 3, तो अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि जी आपने रिसर्च करनी थी किस में, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा, वो भाई नेटवर्किंग तो पूरा समंदर है, डाटाबेस तो पूरा समंदर है, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अब नेटवर्क की बात करते हैं तो वो उसमें वायरलेस नेटवर्क से रहना है, दूसरे नेटवर्क से रहना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नई डोमेन रहना आ गई है, फिर ये वेब नेटवर्क है वो रहना है, पता नहीं क्या कुछ आ गई, उसमें इतनी बड़ी बड़ी फील्ड हैं। अब उनके आगे फिर पूरी पूरी बुक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बुक्स हैं, सब टॉपिक के सब टॉपिक में पूरी पूरी बुक मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिल डाउन। क्या कहते हैं? ड्रिल डाउन। खुदाई करते हैं ना, ड्रिल करते हैं ज़मीन में, तो उसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिल डाउन। अगर ऐसा आपने ड्रिलिंग करना है और ज़मीन में जब जाते हैं उसको, ये नहीं काम कर रहे हैं। तो जब आप डेप्थ में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो आपने अपने उस स्कोप को कम करते जाना, काम करते जाना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप करना, अच्छा जी किस में करना है, उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक फेज़ है, मॉडलिंग है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, और बहुत सारे टेस्टिंग की 20 टाइप का आप नाम लिख सकते हैं, कौन से टाइप पे काम करेंगे। फिर आप जिस टाइप को उठाएंगे उसमें आगे आपको 10 टॉपिक 12 मिलेंगे, उसको किस तरह का काम करेंगे आप। तो ये अपने फील्ड को हमने नैरो डाउन करना होगा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स एक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स बनते हैं, हेल्थ के लिए बनते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बनते हैं, और बहुत सारी फील्ड्स हैं उनके लिए बनते हैं। फिर ये इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, वो बनाते हैं। उसके बाद ये कोई टैक्स माइनिंग की एप्लीकेशन हैं, कोई डाटा माइनिंग की एप्लीकेशन हैं, बिजनेस की एप्लीकेशन, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर बनते हैं, AI बेस्ड सोल्यूशन बनते हैं, बिजनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्मार्ट कार्स जो बन रही हैं, इंटेलिजेंट कार्स जो बन रही हैं। उसके बाद ये एक नई फील्ड आई प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से, उसमें एग्रीकल्चर के जितने भी काम हैं आपने मतलब बीज बोने से लेके और जो जब तक आपको उसकी कंप्लीट होगी, उसकी जितनी फेजेज़ हैं, हर फेज़ पे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और IoT को यूज़ करके तो आपने जो है एग्रीकल्चर को बेहतर करना है। हेल्थ के तो है ही है बहुत सारी एप्लीकेशन, वो इमेज प्रोसेसिंग यूज़ होती है, MRI है, और पता क्या कुछ चीज़ें हैं। ये आपने मशीन देखी होगी, आप वो पहले वो आज से 15-20 साल पहले आई साइट कैसे चेक होती थी, चार्ट लटकाया होता था डॉक्टर ने, वो उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगाता था कि जी इसका आई साइट कितनी है, 6/6 है या क्या ऐसे होते हाल है। तो आप मशीन होती है, आप उसमें आँख रखते हैं, मशीन खुद ब खुद कैलकुलेट करेगी कि एग्जैक्ट आपको बताएगी कि आपको अगर
चश्मा लगेगा तो कौन किस नंबर में लगेगा, करीब की दूर की हर चीज़ एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देता है। तो साफ ज़रा वो भी सारी इसी तरह की एप्लीकेशन हैं जो यूज़ हो रही हैं। तो कोई भी जो फील्ड है उसके अंदर आपको सब टॉपिक फिर सब टॉपिक फिर सब टॉपिक और बहुत ही, तो मेरे सुपरवाइज़र थे एमएस में डॉक्टर इरफान हैदर, आजकल लेक्चर हैं IBM कराची के। तो वो कहा करते थे, मुझे बात याद है, 2004 की बात है, कि रिसर्च करनी है तो आपको हाथी नहीं लेना, आपको मच्छर लेना है आपको, ठीक है। अब मच्छर की 6 या 8 टांगें होती हैं और उन टांगों के ऊपर फिर बाल होते हैं, तो आपने उस बाल के ऊपर रिसर्च करना, मतलब जितना स्कोप नैरो डाउन कर सकते हैं आपने करना है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसीजन के साथ आप उससे पिन पॉइंट करेंगे उस चीज़ को, फिर उसको देखेंगे। अच्छा, आप जब वो एरिया को पॉइंट, ये तो आपने एरिया पिन पॉइंट कर लिया, ठीक है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ, तो ये कैसे पता चलेगा? आप फॉर एग्जांपल एक वही जो मेन टॉपिक है उसके जो भी जिस भी सब टॉपिक में काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड भी आप 15, 20, 25, 30 रिसर्च पेपर डाउनलोड करें, पढ़ें, आपको फिर कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि अच्छा लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, फिर उसमें से एक चीज़ उठाएं, उस एक चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली 10, 12, 15 पेपर पढ़ें, फिर आपको उसमें से और चीज़ें नज़र आएंगी, अच्छा इसमें भी 3 या 4 या 6 ऑप्शन है। इस तरीके से हम ड्रिल डाउन करते हैं, नैरो डाउन करते हैं फिर स्कोप को, और फिर जब जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं फिर हमें उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मेरे एक यहाँ हमारे फेलो होते थे डॉक्टर तैमूर, आजकल ग्रीनविच यूनिवर्सिटी लंदन में हैं, और उन्होंने मुझसे, मैंने जब BS में एडमिशन लिया था तब उन्होंने यहाँ से MCS कंप्लीट किया था, मेरे कोलीग भी रहे IIT यूनिवर्सिटी कोयटा में। तो उनसे एक दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी कि ये जो MS या PhD का वाइवा है ये कैसे होना चाहिए। MS PhD का हम क्या बात की थी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस। तो जो MS PhD का जब डिफेंस हो रहा है तो कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने तैमूर, हम उनको तैमूर भाई कहते थे, हमारे सीनियर भी थे MCS में और बड़े अच्छे, उनका अभी भी इंटरेक्शन है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ये 2006 की बात है जब हम इकट्ठे थे वहाँ पे। तो मतलब एक MS या PhD के स्टूडेंट को अपने टॉपिक के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि उससे बंदा सिर्फ ये पूछ ले कि तुम्हारा टॉपिक क्या है, तो कम से कम वो 1 घंटा बोल सके, चुप ना करे, इतना नॉलेज होना चाहिए आपको उस टॉपिक के ऊपर कि फिर आप चुप ना करें। अभी 4 दिन पहले हमने इंटरव्यू लिए एसोसिएट लेक्चरर्स के लिए, लोगों के MS किए हुए, तो डॉक्टर अमजद भी कमेटी में थे हमारे साथ, तो वो ना एक सवाल कर रहे थे, जो भी कैंडिडेट आ रहा था ना, कि इंटरनेट के ऊपर आपने 1 मिनट बोलना है। इंटरनेट, अब इंटरनेट क्या चीज़ है, आप बचपन से सुन रहे हैं, 8-10 साल तो आपको सुनते, 12 साल हो गए होंगे कम से कम भी, ठीक है। 2000 जो है 2-3 से तो मैं सुन रहा हूँ, कोई नई चीज़ तो नहीं। आप यकीन करें कोई भी कैंडिडेट 10 से 15 सेकंड ज़्यादा नहीं बोल, एक जुमला बोला, दूसरा बोला, तीसरा चुप, आपको समझ नहीं आ रहा इंटरनेट पे क्या बोल रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको जब आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे थे बस, फिर वो कहे अच्छा भाई चुप कर दे, मुझे दूसरा सवाल, ये लेवल होना चाहिए डेप्थ का, ये लेवल होना चाहिए डिटेल का, ये लेवल होना चाहिए जो उस टॉपिक की जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और तो ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रा किया है। तो जब आपने एंड करना है तो टॉपिक आपका उससे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता ना, उससे मज़ीद उसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और उस छोटे से छोटे टॉपिक के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा जी, और डिफरेंट लोग हैं जो रिसर्च को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। एक साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना होगा आपने, और उसकी एक डेफिनेशन है रिसर्च के बारे में। वो क्या कहता है रिसर्च के बारे में? अच्छा, रिसर्च की ना थोड़ी वेरिएशन है डेफिनेशन। मुख्तलिफ बड़े लोग जो हैं, जितने भी साइंसदान गुजरे हैं, बेसिकली जितने भी बड़े साइंसदान गुजरे हैं सारे रिसर्चर्स हैं। इन्होंने कई साल अपनी लैब में काम किया और काम करते रहे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद
जो चीज़ें हैं वो उन्होंने उसमें से चीज़ें फाइंड आउट की। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेफिनेशन कि इफ़ वी न्यू दैट इट वाज वी वर डूइंग इट वुड नॉट बी कॉल्ड रिसर्च। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं, जब कर रहे थे तो आप क्या कर रहे हैं, तो फिर वो रिसर्च नहीं है। फिर तो हम सारे रिसर्च कर रहे हैं सर। तू तो है ही आइंस्टाइन। देखें ये क्या है, ये वर्ड क्या है, ये बड़ा प्यारा मजे का लफ्ज है। ये खुद ही बता रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। सर्च क्या होता है, फाइंड करना, और रिसर्च दोबारा से अगेन। बेसिकली एक जो रिसर्चर होता है वो कौन होता है, जो पहले काम हुआ है उसने उसको दोबारा सर्च करना है, ठीक है, कि पहले क्या कुछ हो चुका है। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो नया होना चाहिए, वो नॉवेल होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो यूज़फुल होना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ बनाएं जो कम्युनिटी में, जो सोसाइटी में, जो लोगों के काम आए। ये जितनी मेडिसिन बन रही हैं, जितनी भी चीज़ें नई नई बन रही हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं ना उनको। अब ये लास्ट टाइम में हमने बात की थी कि आप जैसे आधी दुनिया लगी हुई है कोविड के ऊपर, ठीक है, तो लोग लगे हुए दिन रात कुछ वैक्सीन बन जाए, कोई चीज़ बन जाए। तो एक छोटी सी एग्जांपल कि मतलब ये पेंसिलिन का मुझे याद है, स्टीफन फ्लेमिंग साइंटिस्ट था, उसने आइडेंटिफाई की, और पता नहीं कितने 8-10 सालों से वो उस पर काम कर रहा था, और उसको नहीं पता था कि जी इसका सॉल्यूशन फंगस में है, ठीक है। तो वो फॉर्चुनेटली, उसके लिए फॉर्चुनेटली कह लें, लेकिन वैसे एक एक्सीडेंटली वो एक पीस गिरा उसके, और उसने देखा तो उसको फिर लगा कि ये, उसने जब मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए तो उसको ये प्रूव हो गया कि ये उसका सोल्यूशन है। तो लोग महीनों सालों लैब में काम करते रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये कब सोल्यूशन निकलेगा और क्या सोल्यूशन निकलेगा। अब कोविड-19 की जो वैक्सीन बनेगी, मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ लोग डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखें कौन कामयाब होता है। तो यही डेफिनेशन है माइनिंग की भी है। माइनिंग क्या होती है, एक्सट्रैक्ट करना, माइनिंग क्या होती है, माइनिंग उर्दू में क्या कहते हैं, आपकी उर्दू भी मेरी जैसी, कान कुनी। जो माइनर होता है, जो माइनिंग करता है उसे कान कुन कहते हैं। कान किसको कहते हैं, पहाड़ को, ठीक है। तो बेसिकली पहाड़ को खोदते हैं उसमें। अच्छा, तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है माइनिंग के पीछे कि जब आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं, अच्छा सर्चिंग और माइनिंग में यही फ़र्क है। जब आप सर्चिंग करते हैं तो आपको पता होता है आप क्या सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स लिखते हैं सर्च इंजन में, और उससे मिलता जुलता मटेरियल या जो उससे रेलेवेंट मटेरियल होगा वो आपके सामने आ जाता है। लेकिन माइनिंग में क्या होता है कि माइनिंग में आपको नहीं पता होता, बस आप खोद रहे हैं, अब उसमें से कोयला निकल आए, सोना निकल आए, कुछ भी निकल आए, ये आपका नसीब, उससे तो कुछ भी नहीं निकला, ये भी आपका नसीब। तो ये माइनिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब आप माइनिंग करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि क्या निकलेगा, कुछ निकलेगा भी, ये नहीं निकलेगा। तो रिसर्च भी ऑलमोस्ट यही चीज़ है, ठीक है। 2-3 साल 4 साल, बहुत सारे लोग हैं वो सारी ज़िंदगी गुजर जाती, कैरियर गुजर जाते, वो चीज़ प्रूव करना चाह रहे थे, वो प्रूव ही नहीं होती। 50 साल हो चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम को 100 साल हो गए हैं, 200 साल हो 200 साल हो चुके हैं, ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनके लोग काम कर रहे हैं, जब मिलेंगे तब तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनका सोल्यूशन मिल चुका है। तो ये पार्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है। फिर ये एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गिलमॉर्गन यूके, उनका एक छोटी सी वो रिसर्च को कैसे डिफाइन करते हैं, द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, ठीक है। तो ये भी बड़ी अहम बात है कि रिसर्च फॉर एग्जाम्पल आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको लगे, ये आपको ये, हाँ जी, गिलमॉर्गन GLAMORG है, ये काउंटी है यूके में, तो उसके नाम से। तो
ये क्या कह रहे हैं, द एक्विजिशन ऑफ, एक्विजिशन क्या होता है, लेना, हासिल करना, न्यू नॉलेज। आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, जब आपको ये लगता है कि आपने रिसर्च कंप्लीट कर ली है, तो आप क्या चीज़ चेक करेंगे कि आपने कोई नई चीज़ हासिल की। अगर नई चीज़ हासिल नहीं की, आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट सन 1990 में किसी ने प्रूव किया था, एक सन 2001 में किया है, एक 2004 में, एक 2012 में, एक 2015 में, एक 2016 में, और 2020 में आपके पास नई कोई चीज़ नहीं है, आप कह रहे हैं, तो वो सच नहीं है। वही बात नॉवेल्टी वाली कि नया क्या किया आपने, वो नया पार्ट बेशक। अच्छा, वो एक और डायग्राम बनाया करते थे डॉक्टर इरफान है, ये वो डोमेन है। इस डोमेन में अगर आप एक ये बर्ड बनाने में काम, बर्ड समझते हैं, व्हाट इज अ बर्ड, BUD, कॉम्पल बाद में बनती है, पहले बर्ड बनता है। पौधे होते हैं ना, छोटे पौधे जो होते हैं, फूटने, जब वो फूटते हैं तो पहले बर्ड बनता है ना, ऐसी एक छोटी सी एक वो चीज़ होगी, फिर वो कुछ दिनों बाद फूट के तो कॉम्पल बनती है, फिर पत्ता बनता है। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बर्ड। ये छोटा सा निशान मैंने बनाया है यहाँ पे, दिस इज योर रिसर्च। ये पूरा सर्कल वो डोमेन है, इसमें हज़ारों लाखों लोग पूरी दुनिया में पिछले बहुत सारे सालों से काम करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। तो अगर आप एक छोटा सा बर्ड बनाने में कामयाब हो जाएं तो यही रिसर्च है, ठीक है। तो न्यू नॉलेज, ये जो नया बर्ड है ये न्यू। अच्छा, अब ये देखिए ये काम होता कैसे है। अच्छा, ये आपने बर्ड बनाया, एक ऑस्ट्रेलिया में बंदे ने ये कर दिया, साथ यूके में ये हो गया, साथ जर्मनी में एक बंदे ने ये कर दिया, ऐसे बहुत सारे बर्ड बनते जाते हैं सालों बाद, और कुछ सालों बाद ये लाइन यहाँ पर आ जाती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लोग पिछले लोगों के काम को लेके आगे चलते हैं और फिर नया काम थोड़ा सा पहले पीछे वाली चीज़ों को लेते हैं, फिर उसमें कोई नई चीज़ थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। 100% नया ऐड नहीं करते, हम 20-30% भी ऐड, 40% भी ऐड करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 100% ऐड ना कोई करता है, ना कर सकता है, ना करना ही चाहिए। 100% नई चीज़ नहीं बनानी भी आप करें तो बनेगी नहीं आपसे। 200-400 साल चाहिए उसके लिए, इतनी तो आपकी उम्र नहीं होगी, ठीक है। हमारे स्टूडेंट की तो 2-4 महीनों में बस हो जाती है। तो ये चीज़ आपको आएगी समझ जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। देखें, नई क्यों नहीं 100% जितना। अच्छा, अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपको 100% क्या 50% भी न्यू नहीं करना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूँ, फ्लॉप हो जाएंगे ट्रैक। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिफेंड किसने करना है डिफेंड किसने करना है, क्योंकि आपने करना है। खोलो, जितने ताले खोलोगे कल को आपको बंद करने पड़ेंगे। जब तक बंद नहीं करेंगे डिग्री नहीं मिलेगी आपको। तो सिर्फ उतना काम करें जितना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डिफेंड कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो सिर्फ उतना काम रखें जिसके आर्ग्यूमेंट्स आपको मिल जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो स्कोप है नया भी होना चाहिए, लेकिन उसका स्कोप इतना हो कि आप उसको कर भी लें।